हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 10 का वीडियो नंबर 4। तो बेटे ये 10वीं यूनिट का चौथा वीडियो है और इससे पहले 3 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 10 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ने हैं क्षार धातुओं के रासायनिक गुण का भाग नंबर 2। मैंने आपको क्षार धातुओं यानी ग्रुप नंबर फर्स्ट के जो मेंबर्स हैं उनके रासायनिक गुण कराए थे और 4 रासायनिक गुण मैंने आपको कल इसके बारे में पढ़ा दिए थे। 4 रासायनिक गुण आपको पता है क्षार धातु कहते हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को, और 4 रासायनिक गुण मैंने आपको पढ़ा दिए थे। आज हमें स्टार्ट करना है 5वें गुण से, ठीक है। तो आप अपनी नोटबुक में हेडिंग लिख लो नंबर 5। 5वां रासायनिक गुण है हैलोजन्स से क्रिया। हैलोजन्स से क्रिया। तो हैलोजन से क्रिया को सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हैलोजन किसे कहते हैं। हैलोजन कहते हैं जो ग्रुप नंबर 17 होता है ना, 17वां वर्ग, आवर्त सारणी का जो 17वां वर्ग है, उन 17वें वर्ग में आते हैं FCl Br I AT। तो 17वें वर्ग के जितने भी तत्व हैं उन्हें हम कहते हैं हैलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हें हम क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके लवण समुद्र में पाए जाते हैं या समुद्री लवण बनाने वाले ये तत्व हैं। समुद्री लवण बनाने वाले तत्वों को हम कहते हैं हैलोजन, ठीक है, ठीक है। सी साल्ट, हैलोजन्स का मतलब सी साल्ट्स बनाने वाले, समुद्री लवण बनाने वाले। तो हमारे जो क्षार धातुएं हैं या फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वे जब भी हैलोजन से क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? हैलाइड्स। क्या बनाएंगे? हैलाइड्स, ठीक है। हैलोजन से क्रिया करके क्या बनाएंगे? हैलाइड बनाएंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ MX, M माने मेटल, MX प्रकार के हैलाइड, MX प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। MX प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। तो ये हैलोजन से क्रिया करके MX प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। M का मतलब है मेटल। M का मतलब क्या है? M का मतलब है LiNaKRbCs, ये तो M का मतलब है। और X का मतलब है FClBrI, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि सब के आगे F हो जुड़ा हुआ। मैंने तो आपको हैलोजन का मतलब बताया है। X का मतलब शायद LiF NaF KF RbF CSF बन रहा हो, या फिर LiCl NaCl KCl RbCl और CSCl बन रहा हो। आपको मैंने बताया कि M का मतलब तो यहाँ इनमें से कोई सी एक धातु है, क्षार धातु, और X का मतलब इनमें से कोई सा भी एक क्या है? हैलोजन। तो MX प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। अब बच्चों के दिमाग में आता है कि सर MX क्यों बनाते हैं, MX2 क्यों नहीं बनाते हैं, MX2 या MX3 क्यों नहीं बनाते हैं? MX इसलिए बनाते हैं क्योंकि M माने मेटल। कौन सा मेटल? एल्कली मेटल, क्षार धातु। कौन से वर्ग के हैं ये? M के जगह चलो मैं सोडियम ले लेता हूँ Na, ठीक है, और X की जगह ले लेता हूँ Cl। अब मुझे बताओ सोडियम कौन से वर्ग का है? पहले वर्ग का। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। 8 करने के लिए क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो संयोजकता कितनी हुई? 1। Cl की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 17वें वर्ग का तत्व है क्लोरीन। ये सभी 17वें वर्ग के तत्व हैं। इनकी सबकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 करने के लिए क्या करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इनकी संयोजकता क्या है? 1। अब आपको पता है इसकी संयोजकता यहाँ लिखनी है, इसकी यहाँ। तो Na1Cl1, या आप इसे लिख सकते हो NaCl।
और Na की जगह हमने, भाई जरूरी थोड़ा ही है Na हो, Li भी हो सकता है, Na भी, K भी, R भी, CS भी। तो Na की जगह तो हम लिखेंगे M, कोई सा भी मेटल हो चाहे। और Cl जरूरी थोड़ा ही है कि क्लोराइड हो, फ्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी, आयोडाइड भी। तो इनमें से चाहे कुछ भी हो, उसकी जगह लिखेंगे हम X। तो इसलिए लिखा है कि Mx प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, क्योंकि यहाँ मेटल की संयोजकता भी एक है और हैलोजन की संयोजकता भी एक है। ठीक है, Mx2 नहीं बनेगा, Mx3 नहीं बनेगा, क्या बनेगा? Mx। तो जब भी क्षार धातुएं या एल्कली मेटल्स जब भी हैलोजन के साथ क्रिया करेंगी तो क्या बनाएंगी? हैलाइड। और कौन से हैलाइड? Mx प्रकार के हैलाइड बनाएंगी। ठीक है भाई। अब देखो एक बात ध्यान रखना आपको, जैसे मैं आपको कहूँ कि मेरे पास M है, M माने मेटल है कोई सा भी, कौन सा मेटल? क्षार धातु, Li, Na, K, R, B, CS, Fr, उनमें से कोई एक, और उसने हैलोजन से क्रिया करी X2 से, तो हमें पता है कि क्या बनेगा? Mx बनेगा। पता है Mx बनेगा। अब यहाँ X तो 2 हैं, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 लिख दो। अब M भी 2 हो गए तो यहाँ 2 लिख दो। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हो आप, एग्जाम्पल ले सकते हो 2Na प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2NaCl। एक बात ध्यान रखना, इस प्रोसेस में ऊष्मा भी निकलती है, तो आप यहाँ प्लस Q लिख सकते हो। Q माने है ऊष्मा, ऊष्मा भी निकलती है इस प्रक्रिया में। ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि ये जो मेटल के हैलाइड हैं Mx, क्षार धातुओं के हैलाइड, इनके लक्षण पढ़ेंगे कि इनके अंदर क्या क्या खासियत पाई जाती है, क्योंकि इनके लक्षणों में से क्वेश्चन आ जाता है ना पेपर में। Mx के लक्षण पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनमें कि इनके आयनिक लक्षण का क्रम क्या है। आयनिक लक्षण कह दो, चलो आयनिक लक्षण ही कहते हैं। आयनिक लक्षण का क्रम मतलब, यदि मैं आपको कहूँ कि मान लो मेरे पास, आपको पता है क्षार धातुओं में एक तो Li है, एक Na है, एक K है, एक Rb है, एक CS है। इनके बारे में ही तो बात करते हैं हम। तो Li का हैलाइड क्या बनेगा? LiX, NaX, KX, RbX इसका बनेगा, और इसका बनेगा CSX। यहाँ हमने Li, Na, K, Rb, CS को तो अलग अलग कराए हैं, तो सारी क्षार धातुएं तो अलग अलग हैं, पर हैलोजन है एक ही जैसा। यदि यहाँ Cl है तो यहाँ भी Cl होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है। अब मैं आपको पूछ रहा कि इनमें से आयनिक लक्षण किस में ज़्यादा होगा, तो आप देखना कि आयनिक लक्षण उसमें ज़्यादा होगा जहाँ इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा हो, विद्युत ऋणात्मकता में। अब हैलोजन तो एक जैसा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हर जगह एक जैसी है, विद्युत ऋणात्मकता हर जगह एक जैसी है। अंतर किस में आ रहा है? क्षार धातुओं में। लिथियम की विद्युत धनात्मकता ज़्यादा है या सीजियम की? इलेक्ट्रॉन छोड़ना लिथियम के लिए ज़्यादा आसान है या सीजियम के लिए? आप कहोगे कि सर सीजियम के लिए इलेक्ट्रॉन छोड़ना ज़्यादा आसान है। इसका मतलब ज़्यादा विद्युत धनात्मक ये है और ये सबसे कम विद्युत धनात्मक है इस वर्ग में, पहले वर्ग में। तो ज़्यादा विद्युत धनात्मक और ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक जब आपस में जुड़ेंगे तो आयनिक लक्षण ज़्यादा आएगा। इलेक्ट्रॉन इसका छोड़ना थोड़ा मुश्किल है, ये सीजियम ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ के हैलोजन को दे देगा, और जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा उतना ही जल्दी इसके ऊपर धनावेश आएगा और इसके ऊपर उतना ही जल्दी ऋणावेश आएगा। यानी आयनिक लक्षण यहाँ ज़्यादा है और यहाँ आयनिक लक्षण है कम। तो आयनिक लक्षण का क्रम यदि वे पूछते हैं तो ऐसे निशान लगाने हैं आपको, देखो। ठीक है। इसका मतलब है कि LiX से ज़्यादा आयनिक लक्षण NaX में होगा, उससे ज़्यादा KX में, उससे ज़्यादा RbX में, उससे ज़्यादा CX में। तो आयनिक लक्षण का बढ़ता हुआ क्रम ये है। ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अच्छा, जो लिथियम है उसका आकार छोटा होता है। लिथियम देखो सबसे ऊपर है ना वर्ग में। ठीक है। तो लिथियम के छोटे आकार, छोटा आकार होता है ना इसका, दो ही कक्षाएं हैं। लिथियम के छोटे आकार व एक खासियत इसके अंदर और है, उच्च ध्रुवण क्षमता। उच्च ध्रुवण क्षमता
पोलराइजेबिलिटी मैं बताता हूँ क्या है ध्रुवण क्षमता के कारण। पहले पूरा लिख दूँ वाक्य। देखो लिथियम जो है उसका एक तो साइज छोटा है और एक उसकी ध्रुवण क्षमता ज़्यादा है, तो इसके कारण जो लिथियम का हैलाइड बनेगा ना, लिथियम का हैलाइड, उस लिथियम के हैलाइड की खासियत ये होगी कि वो अधिकतर सहसंयोजक होगा। अधिकतर कैसा होगा? सहसंयोजक लक्षण दिखाएगा ज़्यादातर। ठीक है, अधिकतर सहसंयोजक। मैंने आपको एक नियम पढ़ाया होगा, फजान का नियम। ये जो धनायन होता है ना, ये जितना छोटा होता है साइज में, ऋणायन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ उतना ज़्यादा खींचता है। ये फजान के नियम में बात पढ़ाई जाती है, फजान नियम में, फजान रूल में। यहाँ ध्यान रखना है कि हमें इस बात का पता है कि भाई लिथियम का साइज छोटा है, और साइज छोटा है तो लिथियम को अपना इलेक्ट्रॉन हैलोजन को देते हुए बड़ी दिक्कत होगी, पहली बात। दूसरी बात, यदि इसने इलेक्ट्रॉन दे भी दिया तो देने से इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि हैलोजन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट बनेगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स को लिथियम अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा, जिसके कारण सहसंयोजक लक्षण ज़्यादा आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि लिथियम का साइज छोटा है और ये जो आपका हैलोजन है इसका साइज बड़ा है, ये धनायन है ऋणायन है, ठीक है, Li पॉजिटिव X नेगेटिव। तो क्या होता है कि जो धनायन जितना छोटा होता है ना, वो ऋणायन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ उतना ही ज़्यादा खींच लेता है। तो ये तो हमारा लिथियम का धनायन हुआ, और ऋणायन की शक्ल बिगाड़ के ऐसी कर देगा। ये देखो यहाँ है ऋणायन का सेंटर, यानी उसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए, और मतलब दिया तो था इसने एक इलेक्ट्रॉन ही से, ये तो बात पक्की है, पर उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स इधर खींच लिए, और जितने भी खींच सकता था इधर खींचे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या हुआ कि आयनिक यौगिक में एक तरह का सहसंयोजक लक्षण आ जाता है, और आयनिक यौगिक में सहसंयोजक लक्षण आने का कारण यही है कि आपका जो धनायन है उसका साइज छोटा है। इसलिए हमने लिखा है कि लिथियम के छोटे आकार व उच्च ध्रुवण क्षमता। भाई छोटा आकार है इसलिए ध्रुवण क्षमता उसकी ज़्यादा है, दूसरे को ध्रुवित कर रहा हो, ऋणायन को क्या कर रहा है? ध्रुवित कर रहा है, अपनी तरफ ऋणायन के इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, के कारण LiX क्या होता है? अधिकतर कैसा होता है? सहसंयोजक। इसमें एक बात ध्यान रख लेना कि केवल LiF ही आयनिक, LiF लिथियम फ्लोराइड ही आयनिक प्रकृति दिखाता है। प्रकृति कह दो या प्रवृत्ति कह दो, एक ही बात है। आयनिक प्रवृत्ति दिखाता है, तो LiF ही दिखाता है आयनिक प्रवृत्ति। अब आप कहोगे कि सर क्यों LiF क्यों दिखाता है आयनिक प्रवृत्ति? क्योंकि लिथियम तो देखो छोटा धनायन है, पक्की बात है, पर यहाँ जो ऋणायन है ना फ्लोरीन, वो भी साइज में छोटा है। ऋणायन जितना ज़्यादा छोटा होगा वो अपनी शक्ल को उतना ही कम बिगड़ने देगा धनायन के द्वारा। देखो मैं बताता हूँ, धनायन का काम है ऋणायन की शक्ल बिगाड़ना। आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षण जब हम पढ़ते हैं ना, तब पढ़ते हैं हम इस फजांस रूल को। फजांस रूल में हमें सिखाया जाता है कि जो आपका धनायन है जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, वो धनायन जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा ऋणायन की शक्ल को वो बिगाड़ेगा, धनायन जितना छोटा होगा। ठीक है, तो धनायन जितना छोटा है उतना बेस्ट है सहसंयोजक लक्षण दिखाने के लिए, और ऋणायन जितना बड़ा होगा वो अपनी शक्ल को उतना ज़्यादा बिगड़वाएगा, यानी अपने इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज़्यादा धनायन की तरफ को जाने के लिए परमिट करेगा। तो इसलिए यदि आपके पास यहाँ जो आपका धनायन है, लिथियम धनायन, वो छोटा है, यानी वो तो तैयार है ऋणायन की शक्ल बिगाड़ने के लिए, यानी सहसंयोजक लक्षण पैदा करने के लिए, पर यहाँ ऋणायन भी तो छोटा है साइज में। फ्लोरीन आपको पता है FClBrI, तो फ्लोरीन तो सबसे छोटा है 17वें वर्ग में हैलोजेंस में, और सबसे छोटा है तो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को लिथियम के धनायन की तरफ ज़्यादा नहीं जाने देगा, इसलिए इसमें सहसंयोजक लक्षण आने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है केवल LiF ही आयनिक प्रवृत्ति दिखाता है या आयनिक प्रकृति का होता है।
ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना जरा, कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, अब मैं आपको इन्हीं के बारे में बताता हूँ। देखो, हमने एक बात पढ़ी कि भाई जब भी आपकी क्षार धातु हैलोजन के साथ क्रिया करेगी तो Mx बनेगा, हैलाइड बनेगा Mx तरह का, साथ में ऊष्मा निकलेगी। जैसे एक एग्जांपल दिया, ये जो धातु का हैलाइड है, क्षार धातु के हैलाइड है, इनके लक्षण पढ़ रहे हैं हम। लक्षण में एक तो आयनिक लक्षण बताया कि भाई यदि आप आवर्त सारणी में नीचे की तरफ जाते हो वर्ग में, तो LiX, NaX, KX, RbX, CSX, इनमें नीचे की तरफ जाने से आयनिक प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। लिथियम सबसे ऊपर है ना वर्ग में, और सीजियम नीचे है। फिर बताया कि यार लिथियम के छोटे आकार व उच्च ध्रुवण क्षमता के कारण LiX अधिकतर सहसंयोजक लक्षण दिखाता है। केवल LiF ही आयनिक प्रवृत्ति दिखाता है। भाई LiX कई तरह के हो सकते हैं ना, LiF, LiCl, LiBr, Li, ठीक है, ये हो सकते हैं ना। तो इनमें से केवल आपका LiF है वो ही आयनिक लक्षण दिखाएगा या आयनिक प्रवृत्ति होगा, आयनिक प्रवृत्ति का होगा। अब हम देखेंगे विलेयता का क्रम। विलेयता कहते हैं घुलनशीलता, विलेयता का क्रम। चलो विलेयता के क्रम की बात करते हैं कि कौन ज़्यादा घुलनशील होगा। LiX है एक, तो LiX के बाद कौन सा है, देखो यहाँ NaX, KX, RbX और CSX। पानी में कौन ज़्यादा घुलेगा? पानी में वो ज़्यादा घुलेगा जिसका आयनिक लक्षण ज़्यादा होगा, क्योंकि आयनिक लक्षण ज़्यादा तो ध्रुवीयता ज़्यादा, और जो ज़्यादा ध्रुवीय होगा वही पानी में ज़्यादा घुलेगा, क्योंकि पानी खुद ध्रुवीय है। तो इनमें से ज़्यादा ध्रुवीय कौन है? जिसका आयनिक लक्षण ज़्यादा है। किसका आयनिक लक्षण ज़्यादा है? इसका है। तो LiX कम घुलेगा पानी में, NaX उससे ज़्यादा घुलेगा, उससे भी ज़्यादा KX घुलेगा, फिर उससे भी ज़्यादा RbX, और सीजियम हैलाइड पानी में सबसे ज़्यादा घुलेगा। ठीक है, पर यदि कोई पूछ ले आपसे कि NaF की बात कर रही, सोडियम फ्लोराइड, ठीक है, और फिर सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और फिर सोडियम ब्रोमाइड, और फिर बात कर रही सोडियम आयोडाइड की, इनकी बात कर रही, चलो इनमें कौन घुलेगा ज़्यादा? देखो ऊपर तो हमने क्षार धातुओं को बदला है Li, Na, K, Rb, CS, और नीचे हमने बदला है हैलोजन को। देखो क्षार धातु तो सोडियम ही है हर जगह, हमने किसे बदल दिया? FCl, Bri। इनमें कौन सा ज़्यादा घुलेगा? भाई ज़्यादा वही घुलेगा जिसका बॉन्ड थोड़ा बड़ा होगा। ज़्यादा बड़ा बॉन्ड किसका होगा? इसका होगा। सोडियम तो हर जगह एक जैसा है। बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा है? इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा घुलेगा। तो इस केस में आप इस तरह याद रखोगे। ठीक है भाई, विलेयता या घुलनशीलता को दोनों तरीके से पूछ सकता है ना पेपर सेटर। वो इस तरीके से पूछ सकता है कि क्षार धातुओं को बदल दिया उसने, और ऐसे भी पूछ सकता है कि हैलोजनों को बदल दिया उसने। तो आपको ध्यान रखना है कि किस केस में क्या आंसर आपको देना है। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगली बात बताता हूँ। पोज करके लिखो। अब देखो यहाँ से एक बात पता चली आपको कि जैसे मान लो ये है LiX है, LiX की जगह यदि मैं LiF ले लूँ तो LiF यानी लिथियम फ्लोराइड। लिथियम फ्लोराइड में लिथियम का और फ्लोरीन का दोनों के साइज छोटे हैं। यदि लिथियम का साइज भी छोटा है, फ्लोरीन का साइज भी छोटा है, वो तो है ही भाई। पहले वर्ग में लिथियम सबसे छोटा है, और 17वें वर्ग यानी हैलोजनों में फ्लोरीन सबसे छोटा है। तो छोटे हैं तो इनकी चालक ऊर्जा तो ज़्यादा होगी, यानी बॉन्ड तो इनका छोटा बनेगा और बहुत मजबूत बनेगा। तो छोटा और मजबूत बॉन्ड यदि बनता है ना, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस बॉन्ड को तोड़ना भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, और मुश्किल होगा तो लिथियम फ्लोराइड पानी में बहुत कम घुलेगा। ध्यान रखना, लिथियम फ्लोराइड पानी में बहुत कम घुलेगा। कभी आप यूँ सोच रहे हो कि लिथियम और फ्लोराइड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ देख रहे हैं हम। लिथियम और फ्लोरीन दोनों का साइज छोटा है, और साइज छोटा है तो इनकी चालक ऊर्जा ज़्यादा होगी, बॉन्ड ज़्यादा मजबूत बनेगा। छोटा बॉन्ड है तो उसे तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए ना, और ज़्यादा ऊर्जा चाहिए तो इसका मतलब पानी में घुलना उसका मुश्किल हो जाएगा। नंबर 4 में हम इस बात को चलो लिखते हैं।
मैंने बताया लिथियम व फ्लोरीन का आकार कैसा होता है, इन दोनों का आकार होता है छोटा। लिथियम फ्लोरीन दोनों का आकार होता है छोटा। अब जब छोटा आकार होगा तो बॉन्ड छोटा बनेगा, ठीक है, और छोटा बॉन्ड बनेगा तो मजबूत बनेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसलिए इनकी जो जालक ऊर्जा है, जालक ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। जालक ऊर्जा होगी अधिक, जालक ऊर्जा क्या होगी, अधिक। और जब जालक ऊर्जा अधिक होगी बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा, इसलिए जल में कम घुलनशील होगा। ये कौन सा, इसलिए LiF लिथियम फ्लोराइड जल में, लिथियम फ्लोराइड जल में क्या होता है, कम घुलनशील, बहुत कम घुलनशील, पानी में बहुत कम घुलेगा। हालांकि यहाँ ध्रुवीयता है बॉन्ड में, पर फिर भी बहुत कम घुलेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने जो पीछे क्रम आपको लिखवाया था उसमें लिथियम का जो हैलाइड बनता है उसकी घुलनशीलता सबसे कम बताई थी। अब हम बात करेंगे स्थायित्व के क्रम की। स्थायित्व का क्रम कि कौन सा ज्यादा स्थायी होगा इनमें से। स्थायित्व के क्रम की बात करते हैं कि कौन ज्यादा स्थायी होगा। देखो यहाँ मेटल का फ्लोराइड है, ये मेटल का क्लोराइड है, ये मेटल का ब्रोमाइड है और ये मेटल का आयोडाइड है। ये मैंने सारे हैलाइड ले लिए। हमने मेटल को तो रखा है फिक्स, यानी ये तो सारे या तो सोडियम के होंगे या तो सारे पोटेशियम के होंगे। हैलोजन बदला है तो बॉन्ड यहाँ छोटा है तो ज़्यादा स्टेबल ये है, इसका टूटना मुश्किल है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्थायी ये होगा MF, ठीक है। अब यदि मैं आपको कह दूं कि हम तो इस बार मेटल को बदलेंगे, मैंने लिखा LiF लिख दिया, चलो लिथियम फ्लोराइड, फिर लिख दिया लिथियम क्लोराइड। नहीं, मेटल को बदलना था ना, मेटल को बदलो, लिथियम फ्लोराइड और Li के बाद आता है Na, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, LiNaKRb रुबिडियम फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड। इन्हें देख रहे, इनमें ज़्यादा स्थायी कौन होगा, जिसका बॉन्ड छोटा होगा। ये बॉन्ड ज़्यादा छोटा है लिथियम फ्लोराइड का, तो इसमें भी स्टेबिलिटी का ये क्रम आपको याद रखना है, स्थायित्व का। इसके बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। तो मैंने ये जो 5 लक्षण आपको बताए ना, ये पांचों के पांचों लक्षण जो है किसके थे, ये थे MX के। अब MX समझ जाओ आप क्या था। M का मतलब धातु, मेटल। M का मतलब मेटल, कौन सा मेटल, एल्कली मेटल, क्षार धातु। क्षार धातु मतलब LiNaKRbCsFr। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट सारे क्षार धातु हैं, जो हमारा चैप्टर का पहला पार्ट है, जो हम पढ़ रहे हैं S ब्लॉक में, पहला पार्ट। और X का मतलब क्या होता है, हेलोजन। और हेलोजन कौन से हैं, 17वें वर्ग के तत्व FClBrI। तो मेटल के हेलाइड्स के 5 बातें बताई मैंने आपको याद रखने वाली। देखो यहाँ मैं फिर दोबारा से बताता हूँ कि M का मतलब होता है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, यहाँ इस जगह LiNaKRb और CS। M का मतलब तो ये है, और X का मतलब हेलोजन है FClBr और I, ये है X का मतलब हेलोजन। ये तो आपका फर्स्ट ग्रुप है, ग्रुप नंबर फर्स्ट, और ये है ग्रुप नंबर 17। हेलोजन कहते हैं 17वें वर्ग के तत्वों को, ठीक है। अब हेलोजन तो हमने बना लिए। अब हम नंबर 6 पे छठा रासायनिक गुण जो पढ़ेंगे इनका, हेलोजन के बाद क्षार धातुओं का, वो पढ़ेंगे कार्बोनेट। कार्बोनेट, ये जो क्षार धातुएं हैं ये कार्बोनेट भी बनाती हैं। क्या बनाती हैं, कार्बोनेट। और स्थायी कार्बोनेट बनाती हैं जो गर्म करने पर अपघटित नहीं होते हैं। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, स्थायी कार्बोनेट बनाती हैं कौन, क्षार धातुएं। स्थायी कार्बोनेट बनाती हैं जो
गर्म करने पर, जो गर्म करने पर अपघटित, गर्म करने पर अपघटित नहीं होते हैं। तो ऐसे कार्बोनेट बनाती हैं जो गर्म करने पर अपघटित नहीं होते हैं। अब गर्म करने पर अपघटित नहीं होते हैं, इसका मतलब क्या है कि स्थायी हैं। पर एक बात ध्यान रखना कि लिथियम का जो कार्बोनेट बनता है ना, लिथियम का कार्बोनेट Na2CO3 जैसा ही बनता है, Li2CO3 अपघटित हो जाता है। ये अपघटित हो जाता है गर्म करने पर। देखो कैसे हो जाता है, मैं बताता हूँ आपको। भाई लिथियम का कार्बोनेट ही अपघटित होगा। लिथियम के अंदर जो गुण हैं ना, वे थोड़े से अलग तरह के हैं, अपने वर्ग के तत्वों से थोड़े से अलग। जैसे मैं आपको कहूँ कि मान लो मेरे पास लिथियम का Li2CO3 तो बनेगा इसका फार्मूला। ये लिथियम का कार्बोनेट है और हाँ आपने इसे गर्म कर दिया, तो एक तो इसमें से Li2O लिथियम का मोनोऑक्साइड बन जाएगा। और अब क्या बचा, ऑक्सीजन एक 3 थे, एक निकल गया CO2, साथ में CO2 गैस बनेगी। तो लिथियम का कार्बोनेट ही गर्म करने पर अपघटित होता है, बाकी कोई कार्बोनेट गर्म करने पर अपघटित नहीं होते हैं। तो मैं एक बात यहाँ बता सकता हूँ आपको इसके आधार पर कि यदि आपको कोई पूछता है स्थायित्व का क्रम, लिथियम के कार्बोनेट के स्थायित्व का क्रम बता दो आप, तो पहले तो सबके कार्बोनेट बना दो। किसका, Li का कार्बोनेट यहाँ लिखेंगे, Na का यहाँ लिखेंगे, K, Rb और CS, इनके सबके कार्बोनेट लिखेंगे। भाई इसका तो नाम सुना होगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Li2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CS2CO3, ये बन गए कार्बोनेट। हमें बताया गर्म करने पर लिथियम कार्बोनेट टूट गया था, अपघटित हो गया था, यानी ये कम स्थायी है। तो इससे ज़्यादा स्थायी ये होगा, इससे ज़्यादा स्थायी ये होगा, इससे ज़्यादा स्थायी, इससे ज़्यादा स्थायी। तो सबसे कम स्थायी लिथियम कार्बोनेट है और सबसे ज़्यादा स्थायी है सीजियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका रीज़न भी यही है कि यहाँ से जो आपका लिथियम है इसका साइज छोटा है, इसलिए साइज छोटा है इसलिए कम स्थायी है ये, और यहाँ साइज बड़ा है तो ज़्यादा स्थायी है। इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा ना, आसानी से देगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए। जल्दी से पोज करके लिखो, चलो पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे, ठीक है। अच्छा, हमने नंबर 6 पे जो ये पढ़ा है, ये पढ़े हैं कार्बोनेट। कार्बोनेट में मैंने आपको सिखाया कि जो क्षार धातुओं के कार्बोनेट बनते हैं वे स्थायी होते हैं, यानी गर्म करने पर अपघटित नहीं होते हैं। पर लिथियम कार्बोनेट अपघटित होता है गर्म करने पर। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ आपको, यदि आप इन कार्बोनेट को पानी में घोल दोगे ना, पानी में, तो पानी में घोलने से इनका जलीय विलयन जो बनता है वो क्षारीय बनता है। क्षारीय कार्बोनेट का जो क्षार धातुओं के कार्बोनेट हैं, फर्स्ट ग्रुप के धातुओं के जो कार्बोनेट हैं, इनका जलीय विलयन कैसा होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इनका माने किनका, कार्बोनेट का, इनका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय। इनका जलीय विलयन क्षारीय होता है। जो क्षार धातुओं के कार्बोनेट हैं, एल्कली मेटल्स के कार्बोनेट हैं, उनका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय। देखो Na2CO3 को देखो, सोडियम कार्बोनेट, इसे हमने पानी में घोल दिया HOH में, तो पानी में घोलने से 2 Na है, ये लिख दिया 2 Na। OH देखते हैं कितने हैं, एक तो O यहाँ से ले लो, एक H यहाँ से, OH, और दूसरा OH ये रहा, तो 2 ही हो जाएंगे OH। ठीक है, अब बताओ यहाँ क्या बचा, CO3 में से एक ऑक्सीजन आपने उठा लिया, तो क्या बचा, CO2। ठीक है,
अब बताओ मुझे यहाँ जब NaOH बना है इस रिएक्शन में, जब कार्बोनेट को पानी में आपने घोल दिया, NaOH बन गया, तो NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल क्षार है, तो विलयन तो क्षारीय होगा ही। इसी तरीके से आप पोटेशियम कार्बोनेट है आपका, कोई सा भी कार्बोनेट हो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का, क्षार धातुओं से बना हुआ कोई भी कार्बोनेट है, यदि आप उसे पानी में घोल दोगे ना तो क्या बनेगा, दो तो K हैं, देखो K2 और OH, एक तो OH और एक OH, ये रहा, दो ही OH हैं, KOH बन जाएगा और यहाँ भी कौन सी गैस निकल जाएगी, CO2 गैस निकल जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो कार्बोनेट होते हैं ना, ये आर्द्रताग्राही भी होते हैं। आर्द्रताग्राही, आर्द्रता कहते हैं नमी को, ग्राही माने ग्रहण करने वाले। यदि हवा में रखोगे तो नमी को ग्रहण करेंगे और सील जाएंगे। ठीक है, तो आर्द्रताग्राही लक्षण या गुण कह दो या क्षमता कह दो का क्रम। देखो एक बात बताता हूँ आपको कि जो हमारा लिथियम का कार्बोनेट है Li, फिर सोडियम का कार्बोनेट, ये तो दोनों बहुत कम आर्द्रताग्राही हैं। ये थोड़ा ज़्यादा आर्द्रताग्राही है, नमी को ज़्यादा ग्रहण करता है। तो LiNaKRb CS, तो लिथियम और सोडियम के कार्बोनेट को तो यूँ समझ लो कि ना के बराबर आर्द्रताग्राही हैं, पर इसके बाद के जितने हैं आर्द्रताग्राही क्षमता बढ़ती है उनकी। ठीक है, आर्द्रताग्राही क्षमता या लक्षण बढ़ता है। तो ये हो गए आपके कार्बोनेट। तो 5वें नंबर पे मैंने आपको बताए MX यानी धातु के हैलाइड, क्षार धातु के हैलाइड, और उनकी 5 बातें बताई। और 6ठे नंबर पे मैंने बताया आपको क्षार धातुओं के कार्बोनेट, और उनकी भी कुछ बातें मैंने आपको बताई। 2-3 पॉइंट हैं इसमें इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम 7वें रासायनिक गुण पर, बाइकार्बोनेट पर। नंबर 7 बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, ये जो हमारी क्षार धातुएं हैं ना, यानी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स LiNaKRbCSFr, ये बाइकार्बोनेट भी बनाती हैं। ठीक है, लिथियम को छोड़कर। तो यहाँ लिखते हैं लिथियम का साइज छोटा है ना, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसमें। लिथियम को छोड़कर शेष सभी, लिथियम को छोड़कर शेष सभी बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, लिथियम को छोड़कर शेष सभी बाइकार्बोनेट बनाते हैं। भाई लिथियम बाइकार्बोनेट नहीं बनाता क्योंकि उसका साइज छोटा है, बाकी सब बाइकार्बोनेट बनाते हैं। और हाँ एक बात है, इनके बाइकार्बोनेट गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं। इस बात को भी समझ लो कि यदि आप इनके बाइकार्बोनेट को गर्म करोगे तो ये गर्म करने पर टूट जाते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कई बार, और इस चीज़ को मैं बताता रहता हूँ। ठीक है, कैसे, देखो मान लो मेरे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, तो NaHCO3 को यदि आप थोड़ा सा भी गर्म करोगे, देखो 2 अणु लिए हैं मैंने, यदि आप थोड़ा सा भी इसे गर्म करोगे तो इतना हिस्सा निकल जाएगा अलग गर्म करने पे। पहले यूँ बताओ बाहर वाला हिस्सा क्या है, बॉक्स से बाहर वाला Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट तो एक बनेगा, 10th में भी पढ़ रखी है आपने रिएक्शन, प्लस H2O, वैसे तो कुछ बच्चे लिख देते हैं H2CO3 बनेगा सर, साथ में लिख दो H2CO3, और मैं उन्हें कहता हूँ H2CO3 नहीं लिखना, H2O लिखना है। एक तो लिखना है H2O प्लस, और जब ऑक्सीजन यहाँ से उठा लिया तो क्या बचा, CO2, एक लिखना है CO2। तो गर्म करने पर इस प्रकार अपघटित होते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक और बात ध्यान रखनी कि ये जो बाइकार्बोनेट हैं ये जल में विलेयता और तापीय स्थायित्व का क्रम भी पूछ लेते हैं कभी कभी। जल में विलेयता कि पानी में कौन ज़्यादा घुलेगा, जल में विलेयता व तापीय स्थायित्व, जल में विलेयता व तापीय स्थायित्व, कौन सा कार्बोनेट ज़्यादा घुलेगा पानी में और कौन सा कार्बोनेट ज़्यादा स्थायी होगा।
देखो एक तो आप जो है यहाँ लिथियम को छोड़कर से सभी बाइकार्बोनेट बनाते हैं, तो लिथियम का तो बाइकार्बोनेट में लिखने का नहीं हूँ यहाँ, क्योंकि वो बनाता ही नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट लिखूँगा और KHCO3 पोटेशियम बाइकार्बोनेट, NaKRb RbHCO3 CS सीजियम बाइकार्बोनेट। तो पानी में कौन ज़्यादा घुलनशील होगा? पानी में ये सबसे कम घुलनशील होगा, ये उससे ज़्यादा, ये उससे भी ज़्यादा और ये उससे भी ज़्यादा। पानी में सबसे ज़्यादा घुलनशील सीजियम बाइकार्बोनेट, और सबसे ज़्यादा स्थायी भी कौन है? सीजियम बाइकार्बोनेट सबसे ज़्यादा स्थायी है। ठीक है, अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनका स्थायित्व बढ़ता है, या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर स्थायित्व क्या होता है? बढ़ता है। जल्दी से पोज करके लिखो, बाइकार्बोनेट भी पूरे हो गए हमारे। ठीक है, देखो एक चीज का ध्यान रखो कि बाइकार्बोनेट शब्द के जगह आप हाइड्रोजन कार्बोनेट शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो। बाइकार्बोनेट उसे कहते हैं जब बीच में हाइड्रोजन आ जाता है। बीच में क्या आ जाता है? हाइड्रोजन। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बाई शब्द का प्रयोग तब करते हैं जब हाइड्रोजन बीच में आ जाए, तो या तो बाई कहो या हाइड्रोजन कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि सोडियम बाइकार्बोनेट को यानी NaHCO3 को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहोगे तो भी बिल्कुल ठीक है, ये भी नाम में कोई गलती नहीं है इस नाम में। पर ध्यान रखना बाइकार्बोनेट ज़्यादा यूज होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट शब्द का हम कम प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो नंबर 8। 8वां रासायनिक गुण है हमारा अपचायक गुण। अपचायक गुण, ये जो क्षार धातुएं हैं ना, ये बहुत अच्छी अपचायक हैं, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देती हैं। भाई यदि इनके अंदर से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इनका ऑक्सीकरण खुद का आसानी से हो गया, और यदि इनका खुद का ऑक्सीकरण आसानी से हो गया तो अच्छा अपचायक तो होंगी ही है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि क्षार धातुएं सरलता से इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण क्या होती हैं? प्रबल अपचायक होती हैं। यहाँ लिख लो आप, सरलता से इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण, सरलता से इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण प्रबल अपचायक होती हैं। प्रबल अपचायक, क्षार धातुएं सरलता से इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण क्या होती हैं? प्रबल अपचायक होती हैं। क्यों त्यागती हैं सरलता से इलेक्ट्रॉन? क्योंकि पहली बात तो बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरी बात इनका साइज बड़ा है। ठीक है, जितना बड़ा साइज है उतना ही बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा, और जितना बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा उतना ही उसका निकलना आसान होगा। अब यदि अपचायक प्रबलता की बात करें और हम क्षार धातुओं की बात करें, LiNaKRb और CS, तो इनमें से कौन सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा? ये तो किसका ऑक्सीकरण सबसे बढ़िया होगा? इसका। जिसका ऑक्सीकरण सबसे बढ़िया होगा वही सबसे बढ़िया अपचायक है। कौन सबसे बढ़िया अपचायक है? ये। तो सबसे बढ़िया अपचायक तो सीजियम है, फिर रुबिडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर सोडियम है, और लिथियम इनमें सबसे बेकार अपचायक है। अपचायक प्रबलता या अपचायक क्षमता इसकी कम है। ठीक है, और यदि आप जलीय विलयन की बात करो कि इन सब का जलीय विलयन बना लो, तो जलीय विलयन में अपचायक गुण बदल जाता है। जलीय विलयन में अपचायक गुण या अपचायक प्रबलता बदल जाती है, क्रम, क्योंकि जलीय विलयन में तो व्यवहार अलग अलग होता है ना। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पानी क्रिस्टलीय रूप में या हाइड्रेटेड फॉर्म में इनमें जुड़ जाता है, जिसे कहते हो आप जलयोजन ऊर्जा। तो जलयोजन ऊर्जा तो उसकी ज़्यादा होगी जो आयन छोटा होगा। तो छोटा आयन किसका बनेगा? इसका बनेगा छोटा आयन। तो थोड़ा सा ध्यान रखना
कि जलीय विलयन में अपचायक क्षमता इसकी ज़्यादा है लिथियम की। और लिथियम ध्यान रखा, नॉर्मली तो अपचायक क्षमता सीजियम की ज़्यादा है, पर यदि आप जलीय विलयन बना रहे तो लिथियम की ज़्यादा होगी। मैंने इसके बारे में कल के लेक्चर में आपको समझाया था। उसके बाद सीजियम है, और सीजियम के लगभग बराबर है फिर रुबिडियम है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कह सकते हो इस निशान को आप, सीजियम और रुबिडियम। और फिर पोटेशियम है, ठीक है, और पोटेशियम के बाद आपका सोडियम है। इस सीक्वेंस को ध्यान रखना, आप रखोगे ध्यान। उसके बाद आते हैं नंबर 9 पर। कभी कभार इस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं एग्जाम में, कभी कभार। नंबर 9 पे आते हैं नाइट्रेट। अब नाइट्रेट के बारे में पढ़ते हैं। नाइट्रेट, ये जो हमारी क्षार धातुएं हैं LiNaKRbCSFr, ये MnO3 प्रकार के नाइट्रेट बनाती हैं। MnO3 प्रकार के नाइट्रेट बनाती हैं। कौन? क्षार धातुएं। क्षार धातुएं कौन हैं? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स LiNaKRbCSFr। M का मतलब क्या है? मेटल। कौन सा मेटल? एल्कली मेटल। या तो M की जगह Li होगा, या Na होगा, K होगा, Rb होगा, CS होगा, कोई सा भी हो सकता है। इस तरह के नाइट्रेट बनाती हैं, ठीक है। और ये जो नाइट्रेट होते हैं, यदि आप इन्हें गर्म करोगे बहुत ज़्यादा तो ये टूट जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं ज़्यादा गर्म करने पे, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास सोडियम नाइट्रेट है। इस सोडियम नाइट्रेट को आपने बहुत अधिक गर्म कर दिया, तो यहाँ लिख देता हूँ बहुत गर्म। यदि आप बहुत ज़्यादा गर्म करोगे जब ही अपघटित होगा। नाइट्राइट में अपघटित होगा। किसमें? नाइट्राइट में। NO3 तो होता है नाइट्रेट, और NO2 होता है नाइट्राइट। नाइट्राइट में अपघटित होगा, साथ में ऑक्सीजन गैस भी निकलेगी। तो सोडियम नाइट्रेट या कोई सा भी मेटल का नाइट्रेट यदि बहुत ज़्यादा गर्म करोगे तो नाइट्रेट नाइट्राइट में बदल जाएगा, सोडियम नाइट्राइट में जैसे ये बदला है, ठीक है। आते हैं 10वें रासायनिक गुण पर। नाइट्रेट के बारे में तो इतनी बात ध्यान रखनी है। सल्फेट व बाईसल्फेट के बारे में बात करते हैं हम। सल्फेट व बाईसल्फेट भी बनाती हैं ये। कौन? क्षार धातुएं LiNaKRbCSFr, ये सल्फेट और बाईसल्फेट भी बनाती हैं। सल्फेट और बाईसल्फेट भी बनाती हैं। कैसे बनाती हैं? आपको इन्हें H2SO4 में घोलना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड में, क्योंकि इसमें ही तो सल्फेट है। H2SO4 में घुलकर यदि आप इन्हें क्षार धातुओं को सल्फ्यूरिक एसिड में घोल दोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड में घुलकर ये एक तो M2SO4, ये तो बन गया सल्फेट, ठीक है, और MHSO4 देखो मेटल का बाईसल्फेट बनाती हैं। दो तरह के, एक तो सल्फेट बनेगा मेटल सल्फेट, एक मेटल का बाईसल्फेट बनेगा। किस में घोलना पड़ेगा? H2SO4 में। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। जल्दी से पोज करके लिखो। अच्छा, अगली बातें बताता हूँ, फिर अगले रासायनिक गुण बताता हूँ। पोज करके लिखो जल्दी। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। रासायनिक गुण, जब भी आप किसी ग्रुप को स्टार्ट करते हो, किसी ग्रुप को पढ़ते हो, तो पहले तो उस ग्रुप के जितने भी तत्व हैं उनके क्रम से आपको भौतिक गुण पढ़ने चाहिए, जिससे उस ग्रुप के बारे में, उस वर्ग के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाए। और भौतिक गुण पढ़ने के बाद फिर पढ़ने चाहिए रासायनिक गुण, जैसे हम पढ़ रहे हैं फिलहाल। और रासायनिक गुणों को पढ़ने के बाद फिर हमें ग्रुप के अंदर जितने भी कंपाउंड्स हैं जो हमारे कोर्स में हैं यौगिक, उन यौगिकों को बारी बारी से पढ़ना चाहिए। यदि आप इस तरीके से किसी भी ग्रुप का स्टडी करोगे तो आपका वो ग्रुप बहुत मजबूत हो जाएगा,
ठीक है, तो हमने नंबर 10 पे पढ़ा सल्फेट और बाईसल्फेट। ठीक है, नंबर 11 में हम बात करेंगे द्रव अमोनिया में विलेयता। द्रव अमोनिया में विलेयता, ये आपकी जो क्षार धातुएं हैं ना, यानी एल्कली मेटल्स, यानी ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स, ये लिक्विड अमोनिया यानी अमोनिया का जलीय विलयन उसमें घुल जाती हैं। ठीक है, और नीले रंग का विलयन बनाती हैं। तो आप लिख सकते हो क्षार धातुएं द्रव अमोनिया या लिक्विड अमोनिया भी कह सकते हो आप, में घुलकर, द्रव अमोनिया में घुलकर नीले रंग का विलयन बनाती हैं। बस इतनी बात ध्यान रखना आप। लिक्विड अमोनिया में घुलेंगी और वो जो विलयन बनेगा वो ब्लू कलर का बनेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आते हैं नंबर 12 पर। नंबर 12वां रासायनिक गुण है नाइट्रोजन से क्रिया। क्षार धातुएं नाइट्रोजन से कैसे क्रिया करती हैं और क्या बनाती हैं? क्षार धातुएं नाइट्रोजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं? ठीक है, एक तो बनाती हैं नाइट्राइड। नाइट्राइड क्या होते हैं अभी पता चल जाएगा। और एक बनाती हैं एजाइड। नाइट्राइड व एजाइड बनाती हैं। तो क्षार धातुएं जब भी क्रिया करेंगी नाइट्रोजन से तो या तो नाइट्राइड बनाएंगी या तो एजाइड। जैसे ये क्षार धातु है 6M + N2 नाइट्रोजन। हम नाइट्रोजन के साथ इसे जला रहे हैं, यहाँ लिखते हैं जलाने पर। तो क्या बनेगा? नाइट्राइड बनेगा, ये M3N। ठीक है, मेटल का नाइट्राइड। यहाँ हमने 6 इसलिए लिखा, 6M है, 3 दूनी 6, लो 6M हो जाएंगे, 2 तिया 6, 2N है, 2N है, ये बना नाइट्राइड। क्या बना है? नाइट्राइड। नाइट्राइड इस मेटल का नाइट्राइड बना है, जो भी मेटल है, चाहे LiO, Na, K, Rb, Cs कोई सी भी है। ठीक है, जैसे चलो मैं बताता हूँ, जैसे सोडियम है हमारे पास, इसका हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं। तो सोडियम का हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओगे यहाँ जलाने पर, क्या बनेगा? 2Na3N। ये सोडियम का नाइट्राइड है। सोडियम का क्या है? नाइट्राइड। अच्छा, यदि मैं आपको कहूँ कि मेरे पास रिएक्शन इस तरीके से हो रही है, Na की रिएक्शन 3N2 से ऐसे हो रही है, यहाँ N लिखना था, N क्या लिखना है? N। नाइट्रोजन से ही तो कर रहे हैं रिएक्शन। तो यदि हम N2 से रिएक्शन कर रहे हैं 2Na + 3N2 की, तो इस बार बनता है एजाइड। एजाइड इसे कहते हैं, NaN3 को, सोडियम एजाइड, इसे लिखते हैं एजाइड, AZIDE, एजाइड। बैलेंस कर लो आप, 2 Na है और 2 तिया 6, 3 दूनी 6। यदि यहाँ N अकेला आ रहा तो बना नाइट्राइड, और 3 N आ रहे एक साथ तो एजाइड। तो इस ग्रुप को एजाइड कहते हैं, N3 को। ध्यान रखना आप। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये चाहे आपका ये नाइट्राइड बन रहा है या एजाइड, इसका जल अपघटन हो जाता है। नाइट्राइड का तो हो ही जाता है जल अपघटन। नाइट्राइड का क्या हो जाता है? जल अपघटन। कैसे? जैसे मान लो मेरे पास मेटल का नाइट्राइड है और हम इसका जल अपघटन कर रहे हैं, तो इसके जल अपघटन में जल के 3 अणुओं की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है नॉर्मली, आपको पता है भाई। जब ही तो 3 मेटल से जुड़ा हुआ है, एक संयोजकता वाले 3 परमाणुओं से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, तो 3 ही से हाइड्रोजन चाहिए। जल अपघटन करोगे तो ये हो जाएगा, देखो क्या निकला? NH3 गैस
3M 3OH, 3 तो बनेंगे मेटल के हाइड्रोक्साइड, प्लस NH3, साथ में कौन सी गैस मिलेगी, अमोनिया गैस। तो इस तरह होता है जल अपघटन इनका। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो, अगले गुण बताता हूँ फिर मैं आपको, जो जरूरी है समझने बहुत। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो नाइट्राइड, एजाइड, ये सारी बातें मैंने आपको सिखा रखी हैं। वैसे यदि आप इन चीज़ों को, ये जो हम सूत्र लिखते हैं ना रासायनिक विज्ञान में, और फिर इनका नाम और सूत्र, बच्चे इन चीज़ों में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर नाइट्राइड क्या होता है, नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्राइट क्या होता है। इन चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। यदि आप इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हो ना, तो इसका बहुत आसान तरीका है। पता क्या तरीका है? आप YouTube पे सर्च करो अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण बाय KMD सहारनपुर, बस इतना सर्च करो, आपको ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी आपकी बिल्कुल एकदम। अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण बाय KMD सहारनपुर। यदि इस चीज़ को आप सर्च कर लोगे तो आप अकार्बनिक यौगिकों के नाम लिखने सीख जाओगे कि इनके नाम कैसे हम बोलते हैं, कैसे लिखते हैं नाम अकार्बनिक यौगिकों के। अब देखते हैं 13वां रासायनिक गुण। 13वां रासायनिक गुण है सल्फर व फास्फोरस से क्रिया। सल्फर व फास्फोरस से भी क्रिया करती हैं क्षार धातुएं। सल्फर व फास्फोरस से भी क्षार धातुएं क्रिया करती हैं। देखो जरा क्या बनाती हैं क्रिया करके, सल्फाइड और फास्फाइड बनाती हैं। यहाँ लिख देते हैं, सल्फर से क्रिया करेंगे तो सल्फाइड, और फास्फोरस से क्रिया करेंगे तो फास्फाइड। फास्फाइड बनाती हैं। तो सल्फर और फास्फोरस से क्रिया करके ये बनाती हैं सल्फाइड व फास्फाइड। कैसे बनाती हैं देखो, ये फॉस्फाइड है, ओ होना चाहिए, हाँ ओ, फॉस्फाइड ओ होना चाहिए। अब ठीक है, सल्फाइड और फॉस्फाइड बनाती हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक रिएक्शन लिखता हूँ मैं यहाँ, ये सोडियम है, क्षार धातु है, इसने सल्फर से रिएक्शन करी S8 से, और यहाँ बनेगा Na2S, सोडियम सल्फाइड। इसका नाम है सोडियम सल्फाइड। 16 Na, 8 दूनी 16, सल्फर 8, 8 सल्फर। इसी तरीके से फास्फोरस से क्रिया कर सकता है, क्षार धातु फास्फोरस से क्रिया करती हैं, जैसे सोडियम से हम दिखाते हैं। तो यहाँ बनेगा N3P, ठीक है, 12 है, 4 तिया 12। देखो एक तो डाउट बच्चों को होता है कि सर आप जब क्षार धातुओं के गुण हमें पढ़ा रहे हो, रासायनिक गुण, तो आप बार बार सोडियम का ही एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं। तो मैं आपको दोबारा फिर बताता हूँ कि सोडियम प्रारूपी तत्व है या निरूपक तत्व है। किसी भी वर्ग में दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्व ऐसे होते हैं, वे अपने वर्ग के सभी गुणों को बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शित करते हैं। स्पेशली तीसरे आवर्त के तत्व तो ऐसे होते ही हैं जो अपने वर्ग के गुणों को बहुत अच्छे तरीके से दिखाते हैं। इसलिए हम एग्जाम्पल्स में उन्हीं तत्वों का प्रयोग करते हैं। जैसे सोडियम में बार बार क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि तीसरे आवर्त का तत्व है। पहले वर्ग में जो तीसरे आवर्त का तत्व होगा वो अपने वर्ग वाले तत्वों के सभी गुणों को बहुत अच्छे तरीके से दिखाएगा, इसलिए सोडियम के एग्जाम्पल लिए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ बच्चे सोचते हैं कि आपने सर ये 2 सोडियम और 1 सल्फर क्यों लिया सोडियम सल्फाइड में। भाई ये तो सोडियम सल्फाइड बना, मैं नाम लिख देता हूँ सोडियम सल्फाइड। ये तो बना है सोडियम सल्फाइड, और ये बना है सोडियम फॉस्फाइड, PHOSPHIDE, सोडियम फॉस्फाइड। देखो सोडियम और सल्फर को जब जुड़ना है तो सोडियम पहले वर्ग का, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता 1। सल्फर 16वें वर्ग का है, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 करने के लिए 2 चाहिए, तो संयोजकता 2। अब आपको बताइए ये वाली संयोजकता तो यहाँ लिखनी है, ये वाली यहाँ लिखनी है, तो क्या बनेगा Na2S ही तो बनेगा, सोडियम सल्फाइड, इसलिए ये बना है यहाँ। समझ में आ रही ना बात, 9th क्लास में सिखाई जाती हैं ये चीज़ें।
अच्छा, सोडियम जब फास्फोरस के साथ जुड़ेगा तो पहले वर्ग का बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता 1। फास्फोरस है 15वें वर्ग का, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 8 करने के लिए 3 लेगा तो संयोजकता हुई 3। तो इसे यहाँ लिखना है, इसे यहाँ लिखना है, क्या बनेगा बताओ? Na3P नहीं बनेगा। तो ये भी वही बात है, संयोजकता को क्रॉस देखो, Na3P लिख रखा है, यहाँ Na2S लिख रखा है। सो सल्फाइड और फास्फाइड के ऐसे फार्मूले इसलिए बनते हैं संयोजकता के नियम के अनुसार। ठीक है, संयोजकताएं क्रॉस हो जाती हैं। नंबर 14, संकर यौगिकों का निर्माण। संकर यौगिकों का निर्माण। आपको पता है ना संकर यौगिक किसे कहते हैं? सर अभी तो पता नहीं है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपको जल्दी पता चल जाएगा। संकर यौगिक का मतलब होता है, संकर को कहते हैं हम जटिल, संकर को जटिल भी कहते हैं, संकर को कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम हैं, संकर यौगिक कह दो, जटिल यौगिक कह दो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह दो, या इसका एक नाम और भी है, इन्हें हम कहते हैं उपसह संयोजक यौगिक। इन्हें हम उपसह संयोजक यौगिक भी कहते हैं। ये कैसे होते हैं? इनमें बनता है जटिल आयन। क्या बनता है? जटिल आयन। और जो जटिल आयन होता है वो ऐसा होता है जैसे बड़े ब्रैकेट में हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो जटिल यौगिकों में मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने एक यौगिक का नाम सुना होगा K4FeCN6, इसका नाम सुना होगा आपने। तो K4FeCN6 को यदि आप आयनों में तोड़ोगे ना, पानी में घोल के, तो 4 तो बनेंगे K पॉजिटिव और एक बनेगा FeCN6 4 नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो बड़े ब्रैकेट वाला, ये वाला जो आयन बना है बड़े ब्रैकेट वाला, इस आयन को हम कहते हैं जटिल आयन या संकर आयन। ठीक है, ये जटिल या संकर आयन है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है ऐसे यौगिकों को। इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे K4FeCN6 है, इसी तरह K3FeCN6 भी होता है। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें जटिल यौगिक कह दो या संकर यौगिक कह दो, एक ही बात है। जो हमारी क्षार धातुएं हैं ना, LiNaKrBCS, इनमें लिथियम जो है वो लिथियम क्या करती है कि लिथियम जटिल यौगिकों का निर्माण करती है, क्योंकि साइज में छोटी है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि आकार छोटा होने के कारण केवल लिथियम ही बनाएगा। तो आप यहाँ लिखो आकार छोटा होने के कारण, आकार छोटा होने के कारण केवल लिथियम ही बनाता है या लिथियम ही निर्माण करता है। किसका? संकर यौगिकों का। बस इस बात को ध्यान रख लेना, कभी कभार जरूरत पड़ जाती है इस चीज़ की। नंबर 15 पे आ जाओ आप। 15वां रासायनिक गुण मैं आपको पढ़ाऊंगा अमलगम का निर्माण। अमलगम, अमलगम, अमलगम पता किसे कहते हैं? अमलगम कहते हैं कि जब कोई धातु पारे में घुलती है ना, पारे के साथ मिलती है, तो वो जो मिश्रण तैयार होता है उसे कहते हैं अमलगम, पारे के साथ बना हुआ मिश्रण। ठीक है, मतलब ये जो क्षार धातुएं हैं, जो भी आपकी क्षार धातुएं हैं, इन क्षार धातुओं को ये क्या होती हैं, ये पारे में, पारे को मरकरी भी कहते हैं ना, मरकरी। ठीक है, पारा लिखो, पारा, पारा। क्षार धातु को किस में घोल दिया? पारे में घोल दिया, और पारे में घोल के जो मिश्रण आपको मिला, जो मिश्र धातु मिली,
उसे हम कहते हैं अमलगम। उसे हम क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं हम उसे। ठीक है, जैसे यानी ये क्षार धातुएं अमलगम बनाती हैं। जैसे मान लो मैं कहूँ सोडियम को पारे में घोल दिया तो बनेगा सोडियम अमलगम, NaHG। सोडियम का और पारे का मिश्रण है, सोडियम अमलगम है। इसी तरह पोटेशियम को यदि पारे में घोल दिया तो पोटेशियम अमलगम बन जाएगा, इस तरीके से। तो ये सभी हैं रासायनिक गुण। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो हमने जो हमारी क्षार धातुएं हैं या फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके भौतिक गुण भी पूरे पढ़ लिए हैं और रासायनिक गुण भी मैंने 2 पार्ट्स में आपको पूरे करा दिए हैं, रासायनिक गुण। अब हम एक एक यौगिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें लिथियम का व्यवहार समझाऊंगा कि लिथियम अपने वर्ग के तत्वों से किस तरीके से अलग तरह के गुण दिखाता है। थोड़ी सी उसके बारे में चर्चा करेंगे कल, फिर उसके बाद पढ़ेंगे यौगिकों को। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।